आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देश के जाने-माने पत्रकार, ऑथर राजू पावलेकर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिन्हें आप सुनना बेहद पसंद करते हैं। तो एक बार फिर से मैंने राजू जी को रिक्वेस्ट किया है आने के लिए। राजू जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हुँ। आज 23 दिन के बाद प्रधानमंत्री को ये याद आया कि अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है और उन्हें इसको कंडेम करना है। तो पहले उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके इसको कंडेम किया और लोकसभा में आज उन्होंने आखिरकार इस मामले पर अपना भाषण दिया। उन्होंने जितना बताया उससे ज़्यादा कहीं देश को डराया और मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से कोरोना काल एक महामारी थी, लाखों लोग उसमें मरे थे। हमने देखा था कि कैसे जो ऑक्सीजन है उसके लिए दर-दर मारे लोग घूमे फिरे थे। कैसे करोड़ों जो अप्रवासी मज़दूर हैं, उनका क्या हाल हुआ था, कारोबार का क्या हाल हुआ था, नौकरियों का क्या हाल हुआ था और किस तरह से अस्पतालों में त्राही-त्राही थी। उसका ज़िक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन अपनी पीठ थपथपाते हुए। वो ये कह रहे हैं कि कोरोना काल से जैसे हम निकल आए और वैसे ही ये भी एक मुश्किल दौर है और इस मुश्किल दौर से भी हम सफलतापूर्वक निकल आएँगे। उन्होंने ये भी बताया कि कितनी हमारे पास गैस है, ये भी बताया कि कच्चा तेल कितना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। हालाँकि मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो कमर्शियल सिलेंडर जो 14 किलो का मिलता था, अब उसको घटाकर 10 किलो कर दिया गया है। आपको खुद पता होगा, जो लोग अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि उन्हें एक गैस के सिलेंडर लेने के लिए कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के नाम कहाँ आसमान छू गए हैं। लेकिन मोदी जी आज लोकसभा में आए, उन्होंने अपना भाषण दिया। उस भाषण के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आज भी उन्होंने ना तो मेनाब में जो बच्चियां, मासूम बच्चियां 7 से 12 साल की जो मरी, ना तो उनको लेकर एक लफ्ज उन्होंने कहा, ना ही आयतुल्ला खामनाई को लेकर उन्होंने एक लफ्ज आज भी कहा, जो सुप्रीम लीडर जिनकी शहादत हुई। राजू जी से मैं जानूंगी, राजू जी, आज लोकसभा में जो मोदी जी का जो भाषण हुआ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, जो उन्होंने कोरोना काल की याद दिलाई है, क्या हमारे आने वाले दिनों में, क्या देश को इस तरह के दिनों के लिए, इतने खतरनाक दिनों के लिए क्या तैयार रहने की जरूरत है? आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं मोदी जी? देखिए, देश को किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपना सही रास्ता चुनता है तो। क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं था, ना हमारा है और ना हमारा होगा। ये युद्ध हमारा मोदी ने बनाया है, पहली बात। फादरलैंड, मदरलैंड की जो वाहियात बातें हैं, वो इज़राइल में जाके मोदी ना करते, दो 1 दिन पहले पूर्व संध्या को ईरान पे जो हमला हुआ। एक तो ईरान हमारा अच्छा दोस्त था, रशिया अपना अच्छा दोस्त था, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, गुटनिरपेक्षतावादी देशों में हमारी गणना होती थी। तो मोदी, डोवाल और ये कंपनी जो है, 4 गुजू जो है उनकी, वो अतिसाहसवाद में हम चले थे कि हम बहुत बड़ी वो जो दूसरे विश्व युद्ध में मुसोलिनी ने जिसको किया था, उसको क्या लगा कि हिटलर जिस तरह से यूरोप जीत रहा है, उसमें मेरा भी हिस्सा रहना चाहिए करके वो कूद गया। इटली का कोई लेना इडली इटली से किसी को लेना-देना नहीं था यूरोप में। वैसे मुसोलिनी को 1938 तक अच्छी खासी उसकी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि म्यूनिख पैक्ट के लिए बीच में मध्यस्थता करने को मुसोलिनी को ही बुलाया था। लेकिन मुसोलिनी ऐसा मान के चला कि अरे हिटलर जीतेगा, तो फिर उसमें अपना भी हिस्सा होगा, इतिहास में मेरा भी नाम रहेगा। उसी दौरे पर मोदी जी चढ़ गए। अब इलेक्शन इतने जीत गए हैं मोसाद इज़राइल के सहारे, तो उन्होंने बुलाया तो वहाँ गए। अब गए तो फिर 1 दिन पहले गए तो ये बात तो हो नहीं सकती कि ईरान पे हमला होने वाला है, उनको बताया नहीं। तो कम से कम ये कर सकते थे कि गुटनिरपेक्षतावादी हिंदुस्तान का प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री जो भी है, चुन के नहीं आए तो क्या हुआ? हम अभी अभी तक वो कुर्सी में बैठे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो कहते कि हम इज़राइल के दोस्त रहे हैं और रहें। ईरान भी हम सबके दोस्त हैं और सबके साथ हमारे अच्छे संबंध है और मध्य पूर्व में शांतता हमेशा रहे, ये हम चाहते हैं और इसको इज़राइल का भी कोई आक्षेप नहीं होता। असल में हुआ यूँ कि ये गए वहाँ पर, उधर उनको बीवी जो अब आज का जो
पवन खेरा जी का कार्यक्रम है, उसका नाम बहुत अच्छा है, साहेब, बीवी और गुलाम। साहेब का मतलब ट्रम्प है, बीवी का मतलब नेतन्याहू और गुलाम तो आपको पता ही है। तो ये गए, तो उनको बताया गया कि जो नेतन्याहू ने पट्टी ट्रम्प साहब को पढ़ाई, वो इनको भी पढ़ाई। अब ट्रम्प साहब जिस झांसे में आ गए, अब आज तक वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अमेरिका को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। तो कितने सारे अमेरिकन सैनिक शहीद हो गए, कितनी अमेरिकन डॉलर्स की वो बर्बादी हो गई। इनको लगा क्या, हमारे मोदी जी को क्या लगा कि उनको कहा ये गया मोसाद और इजराइल के बीवी द्वारा कि 3 दिन में ईरान को निपटा देंगे, फिर शाह रजा पहलवी की सरकार आएगी, फिर पूरी तरह से मिडिल ईस्ट और ईरान आप ही का होगा, हमारा होगा, और अमेरिका है हमारे साथ। तो साहब ने सोचा कि ये इतना महान क्षण है, जिसमें मैं ना कभी विश्वगुरु था, लेकिन फिर भी हमने प्रचार किया ही है हिंदुस्तान में विश्वगुरु का। तो इसमें जाते-जाते किसी दूसरे के बल्ले से हमारी छक्के लग रहे थे, तो छोड़े क्यों? तो वो फादरलैंड, मदरलैंड की ज़्यादातर बात करके आए, जो उनको करनी नहीं चाहिए थी। कोई भी डिप्लोमैट, कोई भी स्टेट्समैन, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी उलूल-जुलूल बात नहीं करता। वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कहा, कुछ भी कहा, लेकिन ये ऐसी बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री पद को एक संयम की सीमा होनी चाहिए, और उनको है ही नहीं, और उनकी चुनाव भी लोगों ने नहीं किया। आज ईरान के साथ जब जंग छिड़ गई इजराइल और अमेरिका की, तब हमने पूरे देश ने देखा कि पूरी सरकार और बीजेपी के जो लोग हैं, गिने चुने हरदीप पुरी वगैरह, जो उसमें कांड में डूबे हुए हैं, एप्स्टीन क्लास के लोग, वो सब इजराइल के साथ है, क्योंकि उनका माए बाप इजराइल है। लेकिन देश की पूरी जनता ईरान के साथ है, दिख रहा है क्लियर कट। तो इन्होंने इनको चुन के ही नहीं दिया, इस देश की जनता ना। ईरान भी जानता है, ईरान हर बात में जब भी भारत के लिए कुछ करता है, तो करता है कि भारत की जनता हमारे साथ है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये जो फॉल्ट लाइन है पूरी, वो मोदी जी ने पैदा की है, एक। नंबर 2, आज का भाषण। उस भाषण में कुछ भी नहीं था। प्रधानमंत्री अपना आपा खो चुके हैं। उन्हें एक ही चीज कर सकते हैं, वो आपदा से हमें बचाने के लिए अपना इस्तीफा दे सकते हैं पूरे कैबिनेट के साथ। नया नेता चुना जाना चाहिए, जो नेता इजराइल या अमेरिका या किसी अन्य देश का गुलाम ना हो, और हमारी गुट निरपेक्षता को कायम करे। हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं फिर। ये जो संकट है, वो मोदी ने लाया है। कोरोना काल में जो मोदी ने ये अपनी जो तालाबंदी की थी, यानी लॉकडाउन किया था, वो लॉकडाउन की वजह से समस्याएं पैदा हुई। जिस तरह का लॉकडाउन था, इससे यहाँ से 12, मैंने देखा महाराष्ट्र से मजदूर बिहार के चल के गए, कई लोग मारे गए, लाखों लोग मरे। हम सामना करने का मतलब है, देखिए आप, ईरान की जंग अब हम देख रहे हैं। ईरान की फर्स्ट लाइन, यानी फर्स्ट सर्कल जो है, आयतुल्ला खामनाई हो, अली लारजानी साहब हो, सारे जो बड़े और आला नेता है, जो मेधावी है, जिनके पास सारे स्रोत है संपत्ति के, ईरान के और ईरान की सत्ता के, वो आगे जाकर शहादत दे रहे हैं। मोदी जी का संकट का सामना करने का फॉर्मूला बीजेपी और उनके बीजेपी के सारे अय्याश नेता और खुद मोदी और उनके 4 गुजरू मित्र सुरक्षित रहेंगे, और भारत की जनता पिसी जाएगी। ये आपदा की इनकी व्याख्या है। ये कोई देशभक्ति की व्याख्या नहीं है। ईरान को हम्म। जब आप देख रहे हैं, तो देखिए आप, उनके सैनिक इसलिए शहादत देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके नेता दे रहे हैं। कोरोना में मोदी जी ने क्या दिया? लाखों लोगों ने अपनों को खोया है, लाख करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला है, और सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हुआ। और बिल गेट्स को, वो हमारे यहाँ पर जिस तरह से भगवान के लिए सांड को छोड़ा जाता है, वैसे देश भर में छोड़ा गया था। वो वैक्सीन के जो परिणाम आ रहे हैं, उससे लोग अभी भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इसमें मोदी जी का योगदान ही क्या है? प्लानिंग ही क्या है? तो उन्होंने यहाँ आकर संसद में डराया, धमकाया, और लोगों को ये बताया कि मैं आपको बता रहा हूं, हम इस पे मात करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि और 1 आध करोड़ लोग मरेंगे,
और आगे मोदी अपना कायम रखेंगे, एप्स्टीन फाइल में नाम बरकरार रखेंगे, बीवी बीवी करेंगे, वो हंसी मजाक वो सारा चीजें कायम रखेंगे, और ये जो उलूल जुलूल बातें हैं वो करते रहेंगे। इसमें देशभक्ति की कोई भावना नहीं, शहादत की कोई भावना नहीं। आप क्या करेंगे बोलिए? मोदी जी देश के लिए समर्पित हो तो सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, इस्तीफा, इस्तीफा और हम्म, इस्तीफा। क्योंकि मोदी जी ने ये सारा जो खेल बिगाड़ा है वो मोदी और मोदी मित्रों ने बिगाड़ा है। उसको ठीक करने के लिए जो अंडर प्रेशर ऑफ इज़राइल और यूएस और मोसाद और सीआईए और एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, एनी फ्रेंड और फो, दबाव के नीचे ना रहते हुए हिंदुस्तान के लिए काम करे, ऐसे लोगों को अब सत्ता में बिठाने का वक्त आ गया है। चुनाव उनाव छोड़िए, आप आज का देखिए, आज वो साउथ की एक चुनाव आयोग की पत्रिका निकली है, उस पे बीजेपी का स्टैंप है चुनाव आयोग की जगह। आप हम्म, ट्विटर पे देख सकते हैं उसको। तो ये सारी चुनाव की नाटक जो है वो हमारे बीवी साहब के प्रणीत है। साहेब बीवी ने गुलाम को वाइसराय बना दिया है। जी। और आज ये कहा भी कि 30 मिनट का शायद कांग्रेस का कहना है कि गुलाम साहिब बीवी गुलाम की बात करते हुए कि 30 मिनट शायद बोलने की इजाजत 23 दिन के बाद दे दी गई है। तो आज उन्होंने लोकसभा में अपना भाषण दिया है, ये पवन खेड़ा ने कहा। एक और बात जो जो नरेंद्र मोदी ने कही आज के भाषण में राजू जी, वो कह रहे हैं कि आने वाला समय जो यानी कि अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, गर्मी का मौसम यानी कि ऊर्जा की ज्यादा खपत यानी कि बिजली की ज्यादा खपत। वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन क्या ये बताकर वो देश को आगाह भी कर रहे हैं कि आगे और खतरा कितना बड़ा होने वाला है? यानी कि ना सिर्फ गैस की किल्लत, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, आगे बिजली की किल्लत भी पैदा होगी। ये इस तरफ भी इशारा किया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 85% जो हमारा गैस और जो हमारा कच्चा तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और वो इसी रास्ते से होकर आता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि 41 अलग अलग कंट्रीज से, लेकिन ज्यादातर हमारा जो जो गैस और जो हमारा ऑयल है, कच्चा तेल है, वो इधर से ही आता है। अगर आज हमारे रिश्ते ईरान से ठीक होते तो ईरान जैसे श्रीलंका, चाइना, रशिया, इनको जिस तरह से इजाजत दे रहा है, हमारे लिए भी वही रास्ता खुला होता। ईरान ने तो श्रीलंका को ये तक कहा कि ईरान श्रीलंका को तेल ही क्या, जो भी चीज चाहिए हम दे देगा। हम्म, और हम्म, हमारा दोस्त था, जबकि हमें हमें ईरान जो चाहे वो देता था। हमने दरवाजे बंद कर दिए। अब मोदी जी के बारे में फिर से आते हैं, एक मिनट। ये जो कह रहे हैं कि गर्मी के दिन आने वाले हैं, ऊर्जा की खपत बढ़ने वाली है, मुझे आप बताइए। अब हम ईरान का फिर से उदाहरण लेते हैं, हिंदुस्तान का भी मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जी, जब हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी तब शास्त्री जी एक वक्त खाना खाते थे। वही ईरान में भाड़े के घर में रहते थे खामेनेई साहब, अली आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब। आपने इनका घर बहुत मुश्किल से खरीदा था। अली लारजानी साहब ने, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे, मारे गए, उन्होंने शहादत दी। खामेनेई साहब ने भी शहादत दी। लारजानी साहब के बेटे ने भी शहादत दी, उन्होंने भी शहादत दी। ऐसे नेताओं के या शास्त्री जी जैसे नेताओं के कहने की नैतिक ताकत होती है कि देश पर अब मांग बढ़ेगी तो समस्या आएगी वगैरह वगैरह। आप मुझे बताइए, देश की ऊर्जा की खपत बढ़ेगी तो मोदी जी क्या त्याग करेंगे? 6 बार मेकअप में से 2 बार ही करेंगे। 12 कपड़े पहनते हैं दिन में अलग अलग टाइप के, उसमें से एक ही पहनेंगे। एक बार ही खाना खाएंगे, गैस बचाएंगे। और क्या गटर से गैस जो कला वो पूरी दुनिया को सिखाएंगे? तो ये बस लोगों को त्याग करने को कहने वाले लोग हैं। ये हमारे नेता है ही नहीं। नेता कौन होता है? जो जनता से पहले अपनी तरफ से त्याग दिखाता है, अपनी तरफ से समर्पण दिखाता है। मोदी जी और उनके हरदीप पुरी और बाकी सारे मित्र, निशिकांत दुबे और बाकी जो उनकी जो अजित डोभाल, उनके बच्चे, जयशंकर जी, उनके बच्चे, हरदीप पुरी जी की बेटियां, ये सारे देश का त्याग करें, देश के लिए त्याग करें। गर्मियां आई हैं तो ऊर्जा की खपत है तो एसी वेसी निकाल दे और देश के लिए बलिदान का एक उदाहरण दे, समर्पण का। मोदी जी खुद दे, शाह साहब खुद दे, फिर ये भाषण करते फिरे। वरना ये बात को कोई मतलब ही नहीं। जो संकट आपने
मध्य पूर्व में, इज़राइल में जाके, जो इज़राइल एक्चुअली स्टेट ही नहीं है, जिसको मान्यता देना ही गलत था, जो एक प्रोजेक्ट है, तो उसको खुद अ, जू होने के बावजूद अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके डॉक्टर शाक्स तक सब लोग बोल रहे हैं कि इज़राइल क्या चीज़ है। ज़ायोनिज़्म और जूइस्ट ये अलग है। ज़ायोनिस्ट लोगों की, फैनेटिक लोगों की जो ये प्रोजेक्ट है, जो दुनिया भर को आग में ढकेल चुका है, उसमें मोदी जी खुद वो बारात में शामिल हुए हैं। वो बारात में, आग की बारात में वो खुद शामिल हुए हैं, खुद की कुर्सी के लिए, खुद की सत्ता के लिए, खुद के पैसे के लिए, खुद के मित्रों के लिए। तो देश की जनता क्यों भूखते? ये वाजिब सवाल आपको पूछना है। मोदी सवालों के जवाब नहीं देते, इसकी सबसे बड़ी वजह है, जवाब उनके पास है नहीं। क्योंकि अगर वो जवाब देंगे, तो उनको उसी वक़्त इस्तीफ़ा ही देना पड़ेगा, जवाब नहीं। आप समझिए कि मोदी जी के पूरे भाषण का सार ये है कि मैंने जो करके रखा है अभी आपके लिए, वो आप भुगतो, जैसे नोटबंदी के टाइम हुआ था, जो जैसे जीएसटी के टाइम हुआ, जैसे कोरोना काल में हुआ, जैसे अन्य हर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, जैसे पुलवामा में हुआ, जैसे पहलगाम में हुआ, वैसे ही मैंने नई करनी की है, आपको भरनी है। ये उनके पूरे भागवत का सार है। वो हमारा हम्म। सुन-सुन के कान पक गए हैं। अब आप प्लीज़, ये मैं कहता हूँ कि आपने जितना देश के लिए जो करना था, जितना बुरा उतना कर दिया। अब आप इस्तीफ़ा तो दे दीजिए साहब। आप अपने मित्रों के साथ सुख से रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश को ये मत बताइए कि कितना बड़ा संकट आने वाला है। आप खुद लाए हैं संकट। वो संकट कोरोना जैसा कोई वायरस नहीं था। कोरोना में भी वायरस से संकट नहीं आया। इनके मिसमैनेजमेंट, ताली-थाली दिया, और लॉकडाउन और बिल गेट्स जैसे मित्रों, और फिर वो वैक्सीन्स का परीक्षण नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों से हुआ। उसी चीज़ का नोटबंदी से लेके आज तक देश भुगत रहा है, भुगत रहा है, भुगत रहा है। एक आदमी को बचाने के लिए एक 1.5 बिलियन लोगों के जीवन पर बार-बार संकट आ रहे हैं, और वही आदमी आके बताता है आपको कोरे चेहरे से कि नया संकट आ रहा है। इसका मतलब आप इंटू ब्रैकेट पढ़िए, नया संकट मैं ले आ रहा हूँ। आप भोगिए, मैं अपनी शान में कोई कमी नहीं आने दूँगा। अरे ये कोई बात हुई? ये जिंदा लोगों का देश है या नहीं है? कौन-सी हम्म। कुर्बानी की आप अपेक्षा करते हैं लोगों से? जो कुर्बानी आपको देनी है पहले, क्योंकि आपने ये संकट लाया है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैंने गलत किया इज़राइल जाकर, जो भाषण करके, और मैं इसलिए इस्तीफ़ा देता हूँ। मेरे ऊपर दबाव है, मेरा मुझे ना पूरी तरह से चोक कर दिया है इज़राइल ने और अमेरिकन सीआईए ने, और मेरे रहस्य उनके पास है, इसलिए मैं देश के लिए लायक नहीं हूँ, और मैं देश के लोगों को मुक्त करता हूँ मेरे अपने राज से। मेरे अपने राज राज रहेंगे, आप अपना जीवन सुख से आप जिएँगे। या ऐसा कहें तो मान लेता हूँ, एक एक तो समर्पण मोदी जी ने किया। ये क्या कोरे भाषण है? यानी हम्म। मैं जाकर दुनिया की बला घर पे लाऊँ और घर के दरवाजे पर रह के परिवार को भाषण दे दूँ। अब नई बला आ रही है, आप भुगतो, मैं जा रहा हूँ फिर से घूमने के लिए। अब हम्म। माय फ्रेंड कोई और होगा, उसको मिलने जाऊँगा। राजू जी, मुझे ये बताइए आप कि ये जो जिस तरह से मोदी जी ने 23 दिन के बाद जो कंडेमनेशन का ये जो मैसेज किया है, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका के आगे झुके, जैसे विपक्ष कहता है, ईरान के आगे इज़राइल के आगे झुके, अब क्या ईरान के आगे भी झुक गए कि ये शर्तें कि भई कंडेम करिए आप, तो ये एक पहली पहली सीढ़ी है, तो मोदी जी ने अब कंडेम किया है, फिर उसके बाद शायद ईरान की एक और शर्त कुछ मान के कुछ करेंगे, फिर शायद कुछ और करेंगे, क्योंकि फिर लग रहा है उनको कि 28 के करीब जो जहाज वहां पर रुके हुए हैं। अगर वहां से वो तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो गैस और ऑयल अगर नहीं आता है, खाद अगर नहीं आती है, यूरिया नहीं आता है, तो फिर कितना बड़ा संकट आ जाएगा। और जो विश्व गुरु की जो उन्होंने एक छवि अपनी गढ़ी हुई है, वो तो खैर धराशाही हो ही रही है। और जो 56 इंच की वो बात करते हैं, वो तमाम पोल जो है वो ऐसे खुलेगी कि पूरे देश में क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। और उसको एक ओढ़नी भी उड़ा रहे हैं कि देखिए पूरे वेस्ट एशिया का ये हाल है, तो हम उससे अछूते नहीं हैं। ये जंग का माहौल है और हमें हर चीज के लिए तैयार होना होगा। आगे बहुत मुश्किल दौर है, ये भी कह रहे हैं। देखिए, जिनका रूस के साथ ठीक है,
जिनका ईरान के साथ ठीक है, जो हमारा था, हम्म। उनको लगा नेहरू को समझ नहीं थी। डोवाल ने समझाया उनको, मोदी जी को, कि नेहरू को कुछ समझ नहीं थी, देशभक्त नहीं थे, वो गुटनिरपेक्षतावादी गलत थे। तो हम लोग पंगा लेते हैं इनसे और हम अमेरिका के खेमे में जाके बैठते। फिर इनके राज भी तो थे। फिर हम चाइना से वो करते हैं। अब ये इसमें इनका पूरी तरह से बेनकाब हो गए। अब ईरान देखिए, आप ऐसा है कि मोदी जी इनका जो पूरा आलेख है अपने जीवन का, राजनीतिक सफर का, वो एक चीज उसमें कांस्टेंट है और बाकी वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या है मालूम है? बिट्रेयल। उन्होंने हमेशा अपनों से बिट्रे किया है, हमेशा। आखिरी अडवाणी थे पार्टी में, वैसे ही उन्होंने ईरान के साथ बिट्रे किया, उन्होंने रूस के साथ बिट्रे किया। अब देखिए वो कहीं भी जाएं, यानी उनके, यानी जो बीवी, जो नेतन्याहू, वो अब वो खुद ही भाग रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं भाग पाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। और फिर ट्रम्प साहब तो उनको बिट्रे और ट्रस्टवर्दी कुछ भी नहीं मानते। वो रोज उनकी क्या हालत करते हैं वो आपको मालूम है। अब मोदी जी के बारे में अगर बोलने का मौका मिलता है ट्रम्प को, आजकल ट्रम्प साहब को भी नेतन्याहू ने बिजी करके रखा है इसलिए, वरना एक दो दिन में वो मोदी जी की याद तो करते ही थे। तो आप समझिए, अब पुतिन के पास जाएंगे, ईरान के पास जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? अब देखिए, मुश्तबा खामेनेई साहब जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको कल मोदी जी मिलने बात करनी, तो उनके पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की, निषेध भी नहीं किया, तो बात और भी गंभीर है। श्रद्धांजलि भी नहीं की, और आप क्या कहेंगे कि तेल दे दो? किस लिए भाई? देखिए, ईरान ये समझता है कि हिंदुस्तानी आदमी ईरान के साथ है, लेकिन उसको ये भी मालूम है ये दबाव मोदी जी को पूरी तरह से अंदर से खोखला बना देगा। वो तो कोशिश करेगा, पुरजोर कोशिश करेगा कि मोदी जी की छवि, उनकी जो वो सारी जो इज़राइल के साथ की दोस्ती, सारी खोखली कर दी जाए, पूरी तरह से अंदर से, पूरी तरह से उसकी बैंड बजे। ये ईरान कोशिश करेगा और रशिया भी करेगा। अरे आपको मालूम है, फिर भी रशिया ने यूक्रेनियन और अमेरिकन, जो हमारे यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा था, वो रशियन खुफिया एजेंसी ने हमें याद दिलाया, तो पकड़े गए लोग। यानी डोवाल साहब को कुछ मालूम नहीं। देखिए, एनएसए का लीडर 81 ईयर ओल्ड का होता है क्या? 81 साल में आपको डॉक्टरों का सलाह लेके घर पे बैठना चाहिए, ना कि देश की क्या रक्षा कर रहे हैं आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, देश की नहीं। ये जो लोग हैं हमारे शीर्षस्थ, मोदी जी, डोवाल, ये लोग सारे लोग रिटायरमेंट की एज पार कर चुके हैं, एक। दूसरी बात, उनके सत्ता का मोह जा नहीं रहा है। तीसरी बात, उनकी गलत नीतियों का असर हिंदुस्तान के 1.5 बिलियन लोगों पे पड़ रहा है, उसकी उनको जरा भी परवाह नहीं है। इन सबके बच्चे विदेश में मजे कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा चुके हैं, और वो पैसे देश को बेच के कमाए हैं बहुत लोगों के। एक नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, लेकिन ये सारा करने के बाद आप कहते हो कि अब नई आपदा आने वाली है, तो आपदा किस पे आएगी? इस देश के किसान पे आएगी, क्योंकि यूरिया नहीं है। जवान पे आएगी, क्योंकि उसको लड़ना है। आम आदमी पे आएगी, क्योंकि उसको लाइन में खड़ा रहना है। यही सब मोदी कर रहे हैं। ना दृष्टि है, ना प्लानिंग है, ना नेतृत्व है, ना स्टेट्समैनशिप है, ना डिप्लोमेसी है, ना संयम है, ना मर्यादा है। सारा छिछोरापन उनके बातों में झलकता है। जब वो अपने आप, अभी भी वो नेहरू को दोष देते हैं, अभी भी वो कांग्रेस को दोष देते हैं। अब ये 12 साल हो गए, कुछ 8,000 कुछ दिन उन्होंने राज किया। कैसे किया वो छोड़िए, जनता के सपोर्ट से किया, नहीं सपोर्ट से किया। उसके बाद अगर आप ये सारी बातें करोगे, तो आपका एक ही भारत के लिए ये समझिए कि भारत और मोदी अलग हैं, हिंदू और हिंदुत्ववाद अलग है, और भारत की जनता और आरएसएस, बीजेपी और मोदी, इनका कोई रिश्ता नहीं है। कल अगर इनको आतंकवादी संगठन मानते हैं, जैसे कि अमेरिकन एक गवर्नमेंट एजेंसी ने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया उनके ऊपर, टेररिस्ट है, तो भारत की जनता का उससे कोई संबंध नहीं है। भारत की जनता को उसमें पकड़ते भी नहीं है। पूरे विश्व समुदाय में हमारी जो छवि हुई है, वो मजाक बन गई है।
आपको मालूम है वियतनाम जैसे देशों में हमारे लोगों को रेस्टोरेंट और पासपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते, और 94 रुपीस तक हमारा डॉलर 94 रुपीस तक पहुंच चुका है। अब 100 रुपया जब होगा तो मोदी जी रात को दिया लगाकर पूरा संसद में जैसे जीएसटी का सेलिब्रेशन किया था वो ऐसा करेंगे, क्योंकि उनको इतना तो मालूम है कि 100 मतलब सेंचुरी। अब वो जी किसकी बिल्कुल। सेंचुरी, काहे की सेंचुरी, कैसे सेंचुरी मालूम नहीं। मैं चाहता हूं उसके लिए प्रमुख मेहमान या अतिथि के रूप में जय शाह को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि सेंचुरी से उसका मतलब ज्यादा है। हुँ। राजू जी, संक्षेप में आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ये तो साफ तौर पर लग रहा है कि ये जंग लंबी चलने वाली है, ये जंग अभी अभी थमने वाली नहीं है। बार-बार डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसमें फँसे हुए हैं, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि अब हम तय करेंगे ये जंग कब रुकेगी, किस तरह से रुकेगी, किन किन शर्तों पर रुकेगी, और एक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वो पूरी तरीके से बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। ये यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए आप किस तरह के दिन देख रहे हैं? अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो, और कितना तैयार आप देख रहे हैं? देखिए ये वॉर लंबी खींचेगी, क्योंकि इज़राइल की दुष्टता की कोई सीमा नहीं है। वो चाहते थे कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करे, लेकिन अचानक पुतिन साहब ने बोल दिया कि अगर इज़राइल ईरान से न्यूक्लियर वेपन यूज़ करता है, तो फ़ौरन इज़राइल पे हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। तो वो बात रुक गई। अब ईरान के पास एक हथियार है, बहुत भयंकर हथियार है। समुंदर के अंदर जो केबल्स हैं, वो उन्होंने कट करने की धमकी दी। वो अगर कट हो जाते हैं तो 95% दुनिया का व्यवहार, एयरप्लेन, कंप्यूटर सब कुछ ठप हो जाएगा, कम्युनिकेशन ही ठप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप ईरान के साथ नहीं हो, आप रूस के साथ नहीं हो, चीन आपको गिनता ही नहीं है, ये स्थिति असाधारण है। कोलंबो श्रीलंका जैसा छोटा देश आज ईरान और इन लोगों का आंखों का तारा बन गया, क्योंकि उन्होंने दोस्ती निभाई, मानवता निभाई। मोदी जी ने कभी मानवता नहीं निभाई, ना बिट्रेयल तो उनका बेसिक प्रिंसिपल है, उनकी पार्टी का, आरएसएस का, सबका। तो अब हमारे लिए कोई ज्यादा विकल्प तो बचे नहीं हैं। जब तक ये मोदी जी और उनके लोग सत्ता में हैं, तब तक भारत को बहुत ही कठिन समय से गुजरना पड़ेगा। तो भारत की जनता का दायित्व बनता है अपने देश को ये सत्ता पे बैठे हुए लोगों से मुक्त करे, क्योंकि वो मोसाद और इज़राइल के इन्फिल्ट्रेटेड एजेंट्स हैं, सीधी तौर पे। क्योंकि मोसाद जिस तरह से हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूशन में इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है आरएसएस के माध्यम से, वो देश प्रेमी आदमी के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि हमने 150 साल की ब्रिटिशों की जो सत्ता थी, उसको उससे मुक्त होकर आजादी जो पाई, वो इज़राइल का गुलाम होने के लिए तो नहीं पाई थी। वो अमेरिका का गुलाम होने के लिए तो नहीं पाई थी। अमेरिका हमारा मित्र है, हमारा बॉस नहीं। इज़राइल हमारा मित्र हो सकता है, ईरान हमारा भाई थे, और हुँ। रूस हमारा भाई है। तो ये सारी गुटनिरपेक्षता और ये सबको एक लेवल पे रखने की नीति तभी कोई प्रधानमंत्री या उसके साथी कैबिनेट कर सकते हैं, जब वो उनके राज या उनके रहस्य या उनकी अय्याशी की जो भी चिन्ह ये मोसाद या सीआईए या चाइनीज एजेंसीज के पास ना हो। ऐसे साफ सुथरे दामन वाले नेताओं को देश को सौंपना बहुत जरूरी है। भाजपा, जी। आरएसएस और मोदी जी अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फौरन ये सत्ता जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में सौंपे जो किसी के दबाव से झुकेंगे नहीं, और किसी के पास उनके राज नहीं, जिनके राज नहीं। तब जाके हुँ। भारत की जनता को इस युद्ध से ज्यादा आंच नहीं आने वाली। ये आंच आ रही है क्योंकि मोदी सत्ता में है, क्योंकि मोदी जी जाकर फादरलैंड मदरलैंड करके आए। अगर उस दिन आप वो डिलीट करिए, वो फादरलैंड मदरलैंड वाला चैप्टर इज़राइल वाला डिलीट करिए, वो नहीं हुआ समझ लीजिए। तो ईरान से, और देखिए कि खामेनेई साहब के मृत्यु के बाद मोदी जी एक रेगुलर प्रधानमंत्री की तरह उनको श्रद्धांजलि करते हैं, निषेध करते हैं। तो
आपको तेल आ रहा है हरम्यूज से, कोई टेंशन नहीं। आपका रूस के साथ अच्छे रिलेशन है, आप सस्ते में तेल खरीद ही रहे थे। अमेरिका का सुनकर आप बंद नहीं करते, आप डरते नहीं अमेरिका को, क्योंकि आपके राज है। तो फिर रूस अभी भी आपको सस्ता तेल देते, फिर लोगों को क्यों भुगतना पड़ता? वॉर तो अपनी जगह है, लेकिन हम वॉर का हिस्सा तो है नहीं, और ना ही जी। हमको भुगतना पड़ता, क्योंकि तेल दोनों तरफ से आता। हमारे लिए कोई हम्म। दिक्कत ही नहीं थी। भारत को दिक्कत, कई बड़े प्रॉब्लम्स आए गए 70 साल में, लेकिन कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई बड़ी जब तक मोदी नहीं थे, क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष रहे। हम इस छछोरी बातों से विश्व गुरु बनने के लिए दुनिया भर भागा दौड़ी करते नहीं घूमे। वो डायस्पोरा इकट्ठा करना, कुछ भी उलूल जुलूल बातें विदेश में जाके करना, एक स्टेट्समैन और डिप्लोमेट की तरह रिजर्व अपना नेचर नहीं रखना, ये सारी चीजें जो हैं उसका मुझे लगता है कि सीमा हो गई है। अब इस मर्यादा के बाद भारत भी झेल नहीं सकता है मोदी और उनके साथियों को, जी, और बहुत झेलने महत्वपूर्ण बात लगे। आप जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि आज जहाँ देश खड़ा है उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है और अभी भी देशवासियों से ये कुर्बानी माँगी जाएगी। ये पूछा जाना चाहिए कि 12 साल में मोदी जी ने किस तरह की और कितनी और उनकी कैबिनेटें और उनके जो मंत्री हैं या फिर जो एमपी हैं उन्होंने कितनी और किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। हर बार देश को ही लाइन में लगा दिया जाता है और अब फिर उसी तरह का इशारा वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए कि जो हालात जिस तरह के हैं उसमें ये कह दिया ट्रंप ने इजाजत दे दी कि भई आप रूस से भी खरीद सकते हैं, ईरान से भी सैंक्शन उन्होंने हटा दिए हैं क्योंकि पूरी दुनिया में तेल की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तो ट्रंप भी एक तरह से घुटनों पर आ गए हैं ईरान के सामने। बहुत-बहुत शुक्रिया राजू जी आपका, कार्यक्रम का थैंक हिस्सा यू। बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।